वालेकुम दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, IS-20 का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसमें मैं आप लोगों को IFRS को गो थ्रू करवा रहा हूँ। गवर्नमेंट ग्रांट्स की डेफिनेशंस के बाद पैरा 7 में लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ग्रांट्स इंक्लूडिंग नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स एट फेयर वैल्यू शैल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड अंटिल देयर इज रीजनेबल अश्योरेंस दैट। यानी कि वो बोलता है कि गवर्नमेंट ग्रांट्स जो है ना, वो आप अपने अकाउंट्स में तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करोगे जब तक ये इन बातों की रीजनेबल अश्योरेंस नहीं होती। देखिए, आपसे एब्सोल्यूट अश्योरेंस की बात नहीं कर रहा, आपसे रीजनेबल अश्योरेंस की बात कर रहा है। यानी कि जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हमें तो नहीं पता होता कि फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन वो ये कहता है कि अगर आपको यूं लगता है, अगर आपको रीजनेबली यूं लगता है कि भाई ये वाली बातें जो है ना वो हो रही होंगी, तो उस केस में आप गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज करना। और बातें क्या हैं? ए, द एंटिटी विल कंप्लाई विद द कंडीशंस अटैचिंग टू देम। मिसाल के तौर पे लेट से आप कहीं पर एक प्लांट लगा रहे हो और आपको गवर्नमेंट ने बोला कि 100 मिलियन आपकी प्लांट की कॉस्ट में हम कंट्रीब्यूट करेंगे, हम अपनी जेब से देंगे, प्रोवाइडेड कि अगले 5 सालों तक आप अपनी कंपनी में 300 लोगों को नौकरी दोगे। अब अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, यानी कि हर साल 300 लोग जो है वो कंपनी में काम नहीं कर रहे होंगे, मुझे पता है मैं जहाँ पे ऑपरेट कर रहा हूँ वो एक जंगल है, वीरान सा एरिया है, वहाँ पे लोगों को काम जो है वो देना मुश्किल है और मेरी फैक्ट्री में भी इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो आप गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको इस बात की रीजनेबल एश्योरेंस है कि आने वाले 5 सालों में हर वक्त आपकी फैक्ट्री में 300 वर्कर्स काम कर रहे होंगे, ये जो गवर्नमेंट ने कंडीशन रखी थी, उस केस में आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। रिकॉग्नाइज करना कैसे, वो एक सेपरेट बहस है, लेकिन रिकॉग्नाइज कब करना है? द एंटिटी विल कंप्लाई विद द कंडीशंस अटैचिंग टू देम। अब सर, ये डे जीरो पर लेट से कंपनी ने बोला कि हमारी इंटेंशन है और हम रखेंगे भी, और हम जो है वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हर साल हमारी कंपनी में 500 लोग 5 सालों तक हर साल 300 लोग काम कर रहे होंगे, लेकिन तीसरे साल या चौथे साल ऐसा ना हो पाए तो क्या? नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, वो एक अलग बहस है, और वो भी इस स्टैंडर्ड में एंड के पैराग्राफ्स में डील हुई भी है। लेकिन डे वन पर आप ये देखोगे कि कंपनी की इंटेंशन क्या है, या क्या कोई रीजनेबल एश्योरेंस है कि ऐसा हो जाएगा। देखिए, एक तो ये होता है ना कि आपको लगता है कि भाई फ्यूचर में हाँ चलो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा होगा, हाँ वो हो नहीं एक्चुअली, वो एक अलग बात है। लेकिन ये स्टैंडर्ड ये कहता है कि एक्चुअल की मैं बात नहीं कर रहा, वो बोल रहा है डे जीरो पर आप रिकॉग्नाइज करोगे या नहीं। तो भाई आप रीजनेबल अश्योरेंस तो आपको पता होगी ना, कंपनी पहले ही बोल दे नहीं यार ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो नहीं रिकॉग्नाइज करोगे, लेकिन कंपनी बोले कि हाँ ऐसा पॉसिबल है और प्रूफ कर दे, तो फिर आप रिकॉग्नाइज कर लोगे। बहरहाल बाद में जाकर सर्कमस्टांसेस चेंज हो सकते हैं और ऐसा हो सकता है कि वो जो बातें कही थी वो पूरी ना हो रही हो, तो फिर क्या करना है वो एक अलग बहस है। The entity will comply with the conditions attaching to them and the grants will be received। दो बातें पूरी हो, ग्रांट रिसीव हो गई हो और कंपनी की जो है ना इस बात की रीजनेबल एश्योरेंस है, जो कंडीशंस दी हुई है वो पूरी होंगी, उस केस में आप गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज करोगे। इसका मतलब ग्रांट रिसीव होने से पहले उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। ठीक है? A government grant is not recognized until there is reasonable assurance that the entity will comply with the conditions attaching to it and that the grant will be received. Receipt of a grant does not of itself provide conclusive evidence that the conditions attaching to the grant have been or will be fulfilled। वो ये बोलता है कि ये दो चीज़ें पूरी होनी चाहिए, और वो ये भी बोलता है कि ग्रांट रिसीव हो जाना ये खुद बज़ाहिर तौर पर ये इस चीज़ का सबूत नहीं है कि दी गई कंडीशंस भी पूरी होंगी, उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि हो रही हैं या नहीं। The manner in which a grant is received does not affect the accounting method to be adopted in regard to the grant. Thus, a grant is accounted for in the same manner whether it is received in cash or as a reduction of a liability to the government। मैनर यानी कि किस तरह से आपको ग्रांट मिली है वो माने नहीं रखता, बल्कि ग्रांट तो मुख्तलिफ तरह से मिल सकती है, तो आपने उसी तरह की अकाउंटिंग का मेथड या ट्रीटमेंट फॉलो करना है। अब इसका क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर लेट से आप 600 मिलियन का एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदने जा रहे हो, गवर्नमेंट ने ये बोला कि भाई आपको 100 मिलियन हम कैश में दे देंगे, ये गवर्नमेंट ग्रांट है। या गवर्नमेंट ने बोला ये एसेट इंस्टॉल कर लो, हम आपका फ्यूचर में जो है ना, या अभी का जो आपका टैक्स है 100 मिलियन का, आपकी एक टैक्स लाइबिलिटी है 100 मिलियन की, वो हम माफ कर रहे हैं। ये भी गवर्नमेंट ग्रांट है, क्योंकि इफेक्टिवली एक जगह पर मुझे कैश मिल रहा है और दूसरी जगह पे मेरी रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी टू द गवर्नमेंट है। या गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई XYZ अमाउंट आपने हमें पे करना था 100 मिलियन का, हम एक काम करते हैं ये मशीन खरीद लो, हम आपको 100 मिलियन कैश नहीं देते, लेकिन 100 मिलियन जो आपने हमें पे करने थे वो माफ कर देते। तो बात तो घूम फिर कर वही हो गई ना, मुझे कैश मिल जाए या मेरा जो पेएबल था गवर्नमेंट को वो खत्म हो जाए, तो वो दोनों ऐसा नहीं है अलग ट्रीट होंगे।
A forgivable loan from government is treated as a government grant when there is reasonable assurance that the entity will meet the terms for forgiveness of the loan. फॉरगिवेबल लोन को आप गवर्नमेंट ग्रांट ट्रीट करोगे। फॉरगिवेबल लोन वो था जो लेंडर यानी कि पैसे देने वाला आपको माफ कर दे, रीपेमेंट को वेव कर दे, जो ऊपर डेफिनेशन में हमने पढ़ा। इसको हम एज अ गवर्नमेंट ग्रांट ट्रीट करेंगे प्रोवाइडेड कि इस बात की रीजनेबल एश्योरेंस हो कि जो भी टर्म्स है उसकी वो एक एंटिटी या जो कंपनी है वो पूरी करेगी। The benefit of a government loan at below market rate of interest is treated as a government grant। अच्छा जी, अब समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पर आपको 5 लाख रुपए का लोन, 5 मिलियन रुपए का लोन चाहिए। आप XYZ बैंक्स पे आपने पता किया रेट चल रहा है 12%। गवर्नमेंट ने बोला कि यार हमसे लोन ले लो, हम आपको ये 5 मिलियन का लोन जो है वो आपको बाजार में 12% पर मिल रहा है, हम आपको 7% पर देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि बिलो मार्केट रेट मुझे गवर्नमेंट से लोन मिल रहा है। मार्केट में अगर रेट 12% चल रहा है, मुझे 7% में मिल रहा है, यानी कि 5% की बचत हो रही है। 5% के लोन का इंटरेस्ट जो है वो कम हो रहा है, तो ये भी गवर्नमेंट ग्रांट है। द बेनिफिट ऑफ अ गवर्नमेंट लोन एट अ बिलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज अ गवर्नमेंट ग्रांट। लोन शेल बी रिकॉग्नाइज्ड एंड मेजर्ड इन अकॉर्डेंस विद IFRS 9। IFRS 9 बहुत सारे लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं होगा, लेकिन लोन को आपने IFRS 9 के हिसाब से रिकॉर्ड करना है। The benefit of the below market rate of interest shall be measured as the difference between the initial carrying value of the loan determined in accordance with IFRS 9 and the proceeds received। अब IFRS 9 आपको ये बताता है कि लोन की वैल्यू कैसे निकालनी है, और ये IAS ये बोलता है कि जो लोन की वैल्यू होगी और जितना कैश आपको मिला होगा उसके बीच का जो डिफरेंस होगा ना, उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपकी गवर्नमेंट ग्रांट की वैल्यू होगी। IFRS 9 में ये सिखाया जाएगा कि भाई IFRS 9 के हिसाब से लोन को कैसे वैल्यूएशन करते हैं। तो ये पैराग्राफ अभी हमारा IFRS 9 से कनेक्टेड है, इसलिए पेंडिंग रहेगा। The benefit is accounted for in accordance with the standard। With this standard, the entity shall consider the condition and obligation that have been or must be met while identifying the cost for which the benefit of the loan is intended to compensate। Once a government grant is recognized, any related contingent liability or asset is treated in accordance by the IAS 37। IAS 37 जो है वो provisions contingent liability contingent assets का standard है। अगर गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज कर रहे हो तो IAS 37 के हिसाब से जो भी रेलेवेंट बातें हैं वो भी आपने रिकॉग्नाइज करनी है। बहरहाल IAS 37 भी एक कनेक्टेड ये पैराग्राफ है, तो उसको हम स्किप कर देते हैं। Government grants shall be recognized in profit or loss on a systematic basis over the period in which the entity recognizes as expense the related cost for which the grants are intended to compensate। अच्छा, अब देखें यहाँ पर वो ये कहता है आसान लफ्जों में, किसी को अगर अकाउंटिंग की अच्छी नॉलेज है, कि गवर्नमेंट ग्रांट को जो है ना वो आप एक्रूअल्स बेसिस पर जो है वो अपने इनकम स्टेटमेंट में एज ए इनकम शो करोगे, कैश बेसिस पर शो नहीं करोगे। मिसाल के तौर पर अगर आपको 100 मिलियन की गवर्नमेंट ग्रांट मिली है एक एसेट के अगेंस्ट, ऐसे ही सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ जिसकी जिंदगी है 5 साल, तो ऐसा नहीं होगा कि आप बैंक डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर दो। ऐसा नहीं होगा कि आप पहले ही दिन बैंक डेबिट 100 मिलियन और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 100 मिलियन कर दो और 100 मिलियन की इनकम पहले ही साल शो कर दो। नहीं, वो जो आपको 100 मिलियन की गवर्नमेंट ग्रांट मिली है एक पर्टिकुलर एसेट से रेलेवेंट, उस एसेट की जिंदगी अगर 5 साल है तो आप हर साल 20 मिलियन 20 मिलियन 20 मिलियन 20 मिलियन और 20 मिलियन यानी कि 5 बार 20 20 20 20 मिलियन की इनकम को बुक करोगे, रादर देन के एक ही साथ एक ही झटके में आप जो है वो 100 मिलियन एज ए इनकम बुक करो। तो गलत क्या है? गलत ये है बैंक डेबिट 100 मिलियन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 100 मिलियन। सही क्या है? बैंक डेबिट 100 मिलियन, डेफर्ड इनकम क्रेडिट 100 मिलियन, या एक और ट्रीटमेंट होती है जिसमें हम एसेट की कॉस्ट को कम करते हैं या डिप्रिसिएशन को कम करते हैं, उसको क्रेडिट 100 मिलियन। और फिर आहिस्ता आहिस्ता डेफर्ड इनकम डेबिट P&L क्रेडिट 20 मिलियन, डेफर्ड इनकम डेबिट P&L क्रेडिट 20 मिलियन, इस तरह से हर साल 20 20 मिलियन हम देते गए। बहरहाल इसको एक एग्जाम्पल के जरिए डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप ये याद रखें कि आप जो गवर्नमेंट ग्रांट है उसको कैश बेसिस पर रिकॉर्डिंग करोगे। ऐसा नहीं 100 मिलियन मिले तो आपने 100 मिलियन बैंक डेबिट किया और 100 मिलियन से P&L को क्रेडिट करके इनकम बुक करी, बल्कि अगर वो जो पैसे आए हैं वो किसी ऐसे प्रोजेक्ट ऐसे एसेट से पटिंग करते हैं जिसकी जिंदगी 5 साल है, तो आप उस इनकम को 5 सालों में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। There are two broad approaches to the accounting for government grants: the capital approach, under which a grant is recognized outside profit or loss, and the income approach, under which a grant is recognized in profit or loss over one or more periods। दो तरह की पॉसिबल अप्रोचेस हैं। एक अप्रोच में आप क्या करते हो कि उसको एज अ कैपिटल अप्रोच यानी कि उसको रिकॉग्नाइज करते हो P&L के बाहर,
और दूसरी अप्रोच में जो है उसको इनकम अप्रोच कहता है, और दोनों की अब यहाँ पर जो है वो कुछ डिस्कशन। तो यहाँ पर हम अपनी वीडियो नंबर 2 को एंड करते हैं। इंशाल्लाह वीडियो नंबर 3 जो है वो हम पैरा नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे और मजीद इसको डिस्कशंस मजीद इसकी डिस्कशंस करेंगे। थैंक यू सो मच।